दोस्तों नमस्कार। जब भी कभी दुनिया में लड़ाई होती है और खासकर बड़े युद्ध होते हैं, जैसे कि ईरान के साथ इस समय इजराइल और अमेरिका मिलकर जो युद्ध कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में बहुत कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक्सपोज हो जाती हैं। इस लड़ाई में किसने क्या पाया क्या खोया, इसका हिसाब तो होता रहेगा, लेकिन अमेरिका ने क्या क्या खोया, इसकी हम चर्चा आज करने वाले हैं। क्योंकि अभी तक पूरी दुनिया अमेरिका को सुपर पावर मानती थी। निश्चित रूप से उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, हथियारों का पूरा ज़खीरा है, पैसे हैं तो दुनिया भर के हथियार वो खरीद सकते हैं। लेकिन उन हथियारों की उपयोगिता कितनी है, सिर्फ नंबर ऑफ आर्म्स या हथियारों की संख्या से और उनके नए-नए नाम देने से अगर ताकत बनती, तो आज तक वो ईरान को घुटनों पे ले आते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसको भी समझना ज़रूरी है। तो इस लड़ाई में दोस्तों अमेरिका ने क्या-क्या खोया या क्या-क्या चीजें एक्सपोज हुई, जिससे भारत, चीन, रशिया जैसी जो आर्मी है या वहां के जो स्टैब्लिशमेंट्स हैं, वो क्या सीख रहे होंगे, इसको भी समझना जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। 5-7 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। सबसे पहली बात, तो दोस्तों एक बात तो क्लियर हो गई है कि आप राष्ट्रपति ट्रंप को फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते। वो क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, कब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उनका कोई भरोसा नहीं। इसका मतलब एज ए वर्ल्ड लीडर उनकी अगर किसी बात में वजन ही नहीं है या जो वो कह रहे हैं क्या वो वास्तव में करेंगे, उनके अपने शब्दों की क्रेडिबिलिटी या विश्वसनीयता पे भी सवाल उठ गए हैं, तो ऐसे राष्ट्राध्यक्ष को लेकर कौन ज्यादा सीरियस होगा, इस बात को समझना होगा। इसका मतलब ये है कि हर आदमी ट्रंप से दूरी बना के रखेगा और कोशिश ये करेगा कि पहले ट्रंप के सारे कार्ड खुल जाएं, जो वो उनको बोलना है वो बोले। हर बात का कोई ना कोई मतलब होगा। जो वो बोल रहे हैं और जो वो नहीं बोल रहे हैं, उनमें क्या फर्क है, इन बातों को समझना होगा। क्योंकि जब उन्होंने कहा कि 14 दिन मैं सोचूंगा और अगले ही दिन जाके उन्होंने अटैक कर दिया, ये बात समझ में आ गई। फिर वहां उन्होंने कहा कि मैं जाके सीज फायर की तैयारी करूंगा, लेकिन आके उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े बॉम्ब गिराए ईरान पे। पूरी दुनिया को एक बात तो समझ में आ गई कि आप ट्रंप साहब को सीधे रूप में नहीं ले सकते। ये आदमी क्या बोलता है और क्या करता है, क्या सोचता है, ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप को ज्यादा क्लोजली दोस्ती का हाथ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इस बात को समझना होगा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, वो ये कि इस बार अमेरिका ने अपनी सबसे बड़ी ताकत इस पूरी लड़ाई में लगा दी। दुनिया के सबसे बड़े बॉम्ब अमेरिका ने इस्तेमाल किए। हुआ क्या? ट्रंप साहब ने कहा कि मैंने सब कुछ तबाह कर दिया है, लेकिन पहले भी मैंने अपनी एनालिसिस में कहा था कि ट्रंप साहब जो कह रहे हैं उसमें मुझे तो कोई दम नहीं लग रहा। क्योंकि हर शस्त्र की अपनी एक लिमिटेशन होती है। शायद ट्रंप साहब इस बात को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन अब जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ रही है वही कह रही हैं जो मैंने उस दिन कहा था। लेकिन क्या ट्रंप साहब इन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को मानेंगे? शायद नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने जिसको कहते हैं ना कि जरूरत से जल्दी स्टेटमेंट दे दिए कि सब कुछ तबाह हो गया है। ऐसा होता नहीं है। ट्रंप साहब को मेच्योरिटी दिखानी चाहिए थी और इंतजार करना चाहिए था कि उनके जो इन्वेस्टिगेटिव डिपार्टमेंट्स हैं, जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स हैं, वो क्या रिपोर्ट लेके आते हैं। इस बात को समझना जरूरी था। अब इससे एक बात तो समझ में आ गई कि जो बॉम्ब अमेरिका ने बनाए और उन्होंने ईरान पे फेंके, अब ईरान, चाइना, रशिया, जो भी ईरान के मित्र देश हैं, अब उनके पास लाइव डेटा है कि इतना बड़ा बॉम्ब क्या क्षति पहुंचा सकता है, क्या उसकी क्षमता है, कितना डीप जा सकता है, किस तरह का विस्फोट कर सकता है। इन सब चीजों से अब कैसे बचा जाए? तो होगा क्या? अब जितने भी स्ट्रेटेजिक स्टैब्लिशमेंट्स बनेंगे या हथियारों को रखने के लिए स्टोर रूम बनेंगे या क्रिटिकल रिसर्च सेंटर्स बनेंगे, अब हर देश चाहेगा कि हम पर्टिकुलर डायमेंशन के नीचे, जमीन के नीचे बनाएं। और आज की तारीख में दोस्तों जमीन के नीचे काम करना मुश्किल नहीं है। आज आपके पूरे रेलवे स्टेशन, मेट्रोज
सभी तो जमीन के नीचे चल रहे हैं। जब इतना सब कुछ जमीन के नीचे हो रहा है तो एक रिसर्च लैब बनाना या एक फैक्ट्री बनाना कोई मुश्किल है। जब आप बड़े बड़े रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन जमीन के नीचे बना सकते हैं तो क्या फैक्ट्रियां नहीं बन सकती? इस बात को भी समझना होगा। इसके अलावा जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह हुई कि अमेरिका की क्षमता का डिटेल में एनालिसिस लोगों के सामने आ गया। कितनी दूर से कौन सा हथियार कितना काम आ सकता है, उसकी उपयोगिता कितनी है, यह समझ में आई। उसके अलावा जो एयर डिफेंस सिस्टम की बात हो रही थी कि साहब इजराइल के पास आयरन डोम है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आज उसकी स्थिति यह है कि ईरान की मिसाइलें जाके इजराइल को तबाह कर रही है। ऐसी स्थिति में जितने भी एक्सपेंसिव सो कॉल्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स अमेरिका दुनिया को बेचना चाह रहा था, अब उनका क्या होगा? अचानक अमेरिका को लगेगा कि उनका जो डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट है उसमें डेंट आ गया। दूसरी तरफ इससे यह भी पता लग जाएगा पूरी दुनिया को, खासकर चाइना, रशिया, इंडिया जैसे देशों को, कि किस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम को नलीफाई किया जा सकता है। ईरान ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, हल्के छोटे सस्ते ड्रोन भेजे, एयर डिफेंस सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया, और जब एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर मिसाइलें खत्म हो गई तो हैवी उन्होंने मिसाइल्स भेजी जिससे तबाह हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि अब एयर डिफेंस सिस्टम की लिमिटेशंस भी सामने आने लगी, क्योंकि पहले जहां पे एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल में 99% सक्सेसफुल होता था, वो घट के अब 65% रह गए। और जैसे जैसे एक्सपेंसिव मिसाइलें खत्म होती जाएंगी वैसे वैसे जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो और भी कम इफेक्टिव होता जाएगा। इसका मतलब ये है कि एयर डिफेंस सिस्टम की अपनी लिमिटेशंस प्रैक्टिकल रूप में उजागर हो गई। तीसरी सबसे बड़ी बात, ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने काम किया था, तो दुनिया का कंपैरिजन ये होगा कि भारत ने तो पाकिस्तान से आने वाली सारी मिसाइलों को रोक लिया, लेकिन ईरान से इजराइल में जाने वाली मिसाइलों को इजरायली या अमेरिकन हथियार नहीं रोक पाए। इसका मतलब क्या है? तो भारत का जो रिसर्च स्टैब्लिशमेंट्स है डिफेंस का, अचानक उसका मान सम्मान बढ़ जाएगा। हो सकता है भारत से एक्सपोर्ट्स भी बढ़ जाएं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भारत को मिल गई। एक ही महीने के अंदर कंपैरिजन हो गया कि अमेरिका के हथियारों की क्षमता क्या है और भारत के हथियारों की क्षमता क्या है और उनकी कीमत क्या है। ये बात भी हमें समझ में आ गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जो दुनिया अब आने वाले दिनों में चर्चा करेगी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिका के अपने संविधान और अपने कानूनों की भी धज्जियां उड़ा दी। जो आक्रमण उन्होंने किया है उसके लिए एक्चुअली उनको अमेरिका के संसद से, जिसको कांग्रेस वो बोलते हैं, उनसे परमिशन लेनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने ही संविधान और अपनी ही संसद की गरिमा को खत्म कर दिया। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक तानाशाह जो ट्रंप की तरह सोचता है वो अमेरिका को हाईजैक कर सकता है, अमेरिका के कानूनों और संविधान की अवमानना करके अपने मन मुताबिक काम कर सकता है। और ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है अमेरिका के लिए भी और दुनिया के लिए। इसके अलावा ये तो अमेरिका की अपनी मजबूरियां, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो यूएन चार्टर था उसमें भी यही था कि कोई मेंबर दूसरे मेंबर पे अटैक नहीं करेगा। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तभी तो आया था। लेकिन ट्रंप साहब ने क्या किया? यूएन चार्टर की भी धज्जियां उड़ा दी। अब सवाल इस बात का है कि क्या ट्रंप साहब के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है? थ्योरेटिकली यस, पॉसिबल है। प्रैक्टिकली मुश्किल है, क्योंकि ट्रंप साहब अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, अच्छे हैं बुरे हैं जैसा भी है, अमेरिका डिफेंड करेगा। अमेरिका के पास पूरे रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। जितनी भी ये संस्थाएं हैं ये अमेरिका की मोहताज है, इसीलिए वो अमेरिका के हिसाब से ही काम करती हैं। और जहां पे अमेरिका की नहीं सुनी गई, जहां पे चाइना की सुनी गई कोविड के टाइम में, जैसे डब्ल्यूएचओ था, उस स्थिति के अंदर अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ से अपने आप को हटा लिया। अब वो संस्था पूरी तरह चाइना पे निर्भर हो गई। कहने का मतलब ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर आपके पास पैसा है तो आप संस्थाएं खरीद सकते हो या मैनिपुलेट कर सकते हो, जो ट्रंप और चाइना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर ये पूरी दुनिया में जो ईरान युद्ध के बाद जो डेवलपमेंट्स होगा, इसको समझना बहुत जरूरी है,
क्योंकि इसके कई राजनीतिक और डिप्लोमेटिक आयाम होंगे जो धीरे धीरे उभर के आएंगे। क्योंकि अभी मुद्दा गर्म है, अभी सिर्फ लड़ाई की बात हो रही है, सीज फायर की बात तो अभी शुरू हुई है, उसके बाद भी बीच बीच में वायलेशंस आते रहे हैं। और जब ये पता लगेगा कि ईरान का न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट तो डिस्ट्रॉय हुआ ही नहीं, जैसा मैं शुरू से कह रहा था कि पॉसिबल नहीं है, ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा? क्या दोबारा अटैक होंगे? अमेरिका के पास क्या बचा? अमेरिका ने अपने पास जो सबसे बड़ा हथियार था वो तक तो इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद भी ईरान का कुछ नहीं बिगड़ा। तो इससे अमेरिका की क्षमता इंप्रूव हुई है, बार्गेनिंग पावर इंप्रूव हुई है या रिड्यूस हुई है? ये अब इंटरेस्टिंग चैलेंज ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने है। इसीलिए वो चाह रहे हैं कि कंप्लीट सीज फायर, इस मुद्दे को जितना जल्दी हो सके दबा दिया जाए। लेकिन क्या ईरान रुकेगा? अब सवाल ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, इसीलिए मेरा ये कहना है कि जो ये युद्ध हुआ है, इसने अमेरिका की बहुत सारी कमजोरियों को उजागर कर दिया है। बहुत सारे एनालिस्ट इस पूरे डेवलपमेंट को कई एंगल से देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे कहा जाता है ना दोस्तों, कि जब तक मुट्ठी बंद है तब तक सस्पेंस है। एक बार अगर मुट्ठी खुल जाती है तो आपको सब कुछ एक्सपोज हो जाता है। शायद अमेरिका की मुट्ठी खुल गई है और अब हर देश को पता है कि अमेरिका के पास कौन से हथियार हैं, उनमें क्या क्षमता है और उसको कैसे मैनेज करना है। अब देखते हैं दुनिया क्या तैयारी करती है और आने वाले दिनों में ट्रंप पे किस तरह का प्रभाव और प्रेशर पड़ता है, ये भी देखने को मिलेगा। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।